नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक व्यक्ति है अतुल सुभाष, सुसाइड कर लेता है। कई सारे रीजंस दिए जाते हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण रीजंस यहाँ पे बताया गया है। पहला कि उनकी जो वाइफ थी कई सारे मल्टीपल केसेस उनके ऊपर कर दी थी, फॉल्स एंड फ्रिवलस केसेस उन पे कर दी थी। और दूसरा कि ऑनरेबल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैटर को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड किया। ये आपके पास एक ऐसा केस पूरे मीडिया में भी चल रहा है। एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, एज एन एडवोकेट, मैं ये बात कह सकता हूं कि एक ऐसा केस नहीं है, अनगिनत है जिसमें ये चीज़ हो रहा है जो हमारे सामने है। वी फील हेल्पलेस। क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा बना दिया, क्या कर सकते हैं। अब देखो, मैं एक एक करके 3 पॉइंट आपको गिनवाऊंगा। थोड़ी बहुत भी यदि लीगल नॉलेज है आपके पास तो शायद आप मेरी बात को समझ पाएंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे। पहला बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति फॉल्स एंड फ्रिवलस केस आपके ऊपर करता है तो क्या होता है। लेट्स सपोज इसी केस में इनकी वाइफ ने कई सारे मल्टीपल केसेस इनके ऊपर कर दिया और एज्यूम कर लेते हैं कि सारे के सारे केसेस में इनका एक्विटल हो जाता है। या डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो उसमें भी यह पाया जाता है कि उन्होंने कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया था। तो क्या होगा? क्या विक्टिम को, इनकी वाइफ को जेल भेज दिया जाएगा? क्या उन पे जुर्माना लगाया जाएगा? और आंसर होगा नहीं। और इसीलिए आपको इसका आंसर मिल गया कि केसेस फॉल्स क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रोबस्ट मैकेनिज्म हमारे पास है ही नहीं सो कॉल्ड सिस्टम में कि जो फॉल्स केसेस कर रहा है, फ्रिवलस केसेस कर रहा है, जस्ट टू नेल डाउन द एक्यूज पर्सन, उसको तरीके से डील कर सके। कोई ऐसा रोबस्ट प्लान हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो ये बात कहे, कुछ गाइडलाइंस हो जो ये कहे कि यदि आपका केस फॉल्स एंड फ्रिवलस पाया गया तो यू मस्ट बी रेडी फॉर पेइंग पेनल्टी और जेल भेजो, वट एवर द केस में भी। बट इसमें भी ग्लिचेस हैं। जैसे कुछ ग्लिचेस आ जाएंगे कि जी ये तो लैक ऑफ एविडेंस पे हो गया, मैं तो कंप्लेंट बोनाफाइड रीजन से ही किया था, लेकिन अब पुलिस वाला नहीं लाया एविडेंस तो मैं क्या करूं। लैक ऑफ एविडेंस पे बंदा छूट गया, एक्यूज छूट गया, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब ये सब टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ है जिसको डील करना पड़ेगा, और जब तक डील नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम ऐसा ही पड़ा रहेगा। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। क्रिमिनल लॉ में एक बात कही जाती है और उसको कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मतलब ये हुआ कि जब आप एक्यूज्ड बन करके कोर्ट के दरवाजे पे जाएंगे तो कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू बिलीव दैट यू आर एन इनोसेंट पर्सन, यू हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। बहुत अच्छा लगा सुनने में। हम भी जब लॉ स्कूल में थे, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता था, बड़ा अच्छा लगता था। ओह, बढ़िया कंसेप्ट है। बट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो देखिए किस तरीके से एक्यूज पर्सन को परेशान करता है। ध्यान से समझिएगा। जब कोई व्यक्ति एक्यूज बनता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। हो सकता है उससे पहले वो जेल चला जाए, या एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो बाहर रहे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ले। ज़्यादातर मामलात में जेल में भेज दिया जाता है। बट एनी हाउ वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, कंप्लीट किया, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो चार्जशीट है वो फाइल किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। और फाइल देखने के बाद फिर जज साहब उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं, चार्ज फ्रेम करते हैं। उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। अब जब ट्रायल शुरू होता है तो क्या होता है बेसिकली, उसमें नंबर ऑफ विटनेसेस जो हैं उन विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इतना सारा काम करने में कई बार 10-10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। ऐसे केसेस मेरे पास हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। मतलब इन 10 साल में, इन 15 साल में एक भी डॉक्यूमेंट एक्यूज का क्या रिकॉर्ड पे है? नहीं है। क्या चार्जशीट में एक्यूज के द्वारा कोई एविडेंस यदि दिया गया है, क्या प्रोसिक्यूशन इंक्लूड करता है? आंसर है नहीं करता है। मतलब यह हुआ कि जब तक पूरा एविडेंस सारे विटनेसेस का कंप्लीट नहीं हो जाए, या यूं कहें कि उससे एक और स्टेप और आगे तक, एक्यूज्ड को कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। बस आप क्या करें, गुनहगार की तरह आप डेली कोर्ट में आइए और कटघरे में खड़े हो जाइए। 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक। सोचिए कितना बड़ा ट्रॉमा है। तो फिर आप बोलेंगे कि सर कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी है नहीं कि दूसरे को नहीं सुनेगा। कोर्ट का यह भी सिद्धांत है कि दोनों पार्टी को सुन के न्याय करना चाहिए। एक सिद्धांत तो बताया था मैंने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का। दूसरा सिद्धांत यह भी है कि भाई जी
आप दोनों को सुनिए, ऑडियल्ट्रम पार्टम जो बोलते हैं कि दोनों को सुन के न्याय कीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन कब दिया जाता है मौका सर? ये मौका जब सारे एविडेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक टर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 7 साल बाद होगा, तब तक आप खड़े रह के देखते रहिए प्रोसेस को, कुछ नहीं कर सकते। तो चलो कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज में क्या हुआ सर? जज साहब पहली बार एक्यूज से पूछते हैं तुम्हारा वर्जन क्या है? मतलब अभी तक जो चल रहा था कहानी, वो सिर्फ कंप्लेनेंट के वर्जन पे ही चल रहा था, वो सही था गलत था कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। तब मौका मिला एक्यूज को कि हाँ जी बताइए क्या हुआ, तो एक्यूज बताया जी ऐसा 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 ऐसा। फिर पूछा जाएगा क्या आप एविडेंस लीड करना चाहते हैं? उसको बोलते हैं डिफेंस एविडेंस, डीई बोलते हैं शॉर्ट में। और ये किसी भी ट्रायल का लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद बस फाइनल आर्गुमेंट होता है, दैट्स इट। उसके बाद जजमेंट आ जाएगा, इधर कन्विक्शन और एक्विटल। तो आप समझिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि यदि कोई एक्यूज्ड है, उसके पास सारे एविडेंसेस हैं जिससे यह प्रूफ हो सकता है कि वो गुनहगार नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारा सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि उन एविडेंसेस को पहले अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो डी में लाइए, चार्जशीट में उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर हो जाएगा ना, प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर हो जाएगा। इनको जस्टिस से कोई लेना देना तो है नहीं, तो इनको कब सुनेंगे? लास्ट में जाकर के। तब तक 10-15 साल बर्बाद हो गए इनके। और बाद में यदि आप इनका एक्विटल भी कर दोगे तो 5 साल 10 साल जो बर्बाद हुए हैं वो कहां से आ पाएगा? ना तो वो टाइम आ पाएगा, ना तो आप उनको पनिश कर रहे हैं जिन्होंने गलत कंप्लेंट किया। प्रोसीजर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट फिर से जो 5-10 साल तक झेल लिया इस चीज को, वो फिर बोलता वकील साहब छोड़ दो। कई बार ऐसे, कई दफा ऐसा मैंने बोला है कि उसको कि देखो एक्विटल हुआ है, तुम्हारे पास राइट है, तुम चाहो तो उसके अगेंस्ट कर सकते हो क्योंकि उसने गलत किया था। लेकिन तब तक हाथ जोड़ देता है वकील साहब छोड़ दो, पहले ही 10 साल धक्के खा चुका हूं, छोड़ रहने दो, कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, भगवान का यही था। तो फिर एज ए काउंसिल हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। तब तक इतना परेशान हो जाता है वो एक्यूज कि उसके पास हिम्मत नहीं होती करने की। एक एग्जांपल से समझाता हूं सर। एक मेरे पास केस था, मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है क्लाइंट और हमारे बीच में, बट एग्जांपल से समझाता हूं। एक केस में 4 व्यक्ति थे, 4 एक्यूज थे और किसी पर्टिकुलर शॉप में काम करते थे, बड़ी शॉप थी। और उसमें से एक लड़की भी वहां काम करती थी। तो जो मैनेजर था उस शॉप का, वो उसको रिप्रिमांड करता था क्योंकि वो हमेशा फोन में लगी रहती थी। जो कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, उन पे ध्यान नहीं देती थी, उनके साथ उनको असेस नहीं करती थी। जो मैनेजर था वो उनको रिप्रिमांड करना शुरू किया कि भाई तुम असेस करो, फोन बंद करो, और एक कंप्लेंट कर दिया अपने अथॉरिटी को कि ये लड़की सिर्फ फोन में लगी रहती है और क्लाइंट को, कस्टमर को असेस नहीं करती। उस लड़की ने कंप्लेंट कर दिया कि मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे साथ छेड़छाड़ किया, मेरे साथ जो भी होता है इनका सब कर दिया। बंदे को जेल भेजा गया, बेल हुआ, ट्रायल चला। बट ट्रायल से पहले जब मैं चार्ज पे आर्गुमेंट कर रहा था तो वहां पे एक चैट जो लड़की ने लड़के को कही थी कि जो कंप्लेंट किया है उसको वापस ले लो या बोल दो कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया काम करती है, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर ये केस दर्ज करूंगी, 376 का मुकदमा करूंगी, 354 आईपीसी का मुकदमा करूंगी। और वो चैट एक्यूज लाया, वकील साहब देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस कंप्लेंट किया था हायर अथॉरिटी को कि ये काम नहीं करती है और ये केस करती मेरे ऊपर। ये देखो चैट। मैंने पूछा कहां है? बोला ये लो चैट देखो, यहां है मेरे मोबाइल में, उसी लड़की का नंबर है, उसी लड़की के से यहां पे मैसेज आया है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम कोर्ट के समक्ष लाएंगे। अब लीगल क्वेश्चन यहां शुरू हो जाता है। जब हम चार्ज पे जब आर्गुमेंट था तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाया और उनको कहा कि जज साहब ऐसा है कि ये मालाफाइड गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराया गया है क्योंकि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। और ये रहा वो चैट जिसमें लड़की खुद कह रही है कि मेरा कंप्लेंट वापस ले लो हायर अथॉरिटी को जो किया है कंपनी वाले को, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर ये सारे केसेस करूंगी। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स वेदर दिस पर्टिकुलर मैसेज or messages, whatever the case may be, is admissible in law at that stage? Answer is no. जैसा आपने कहा कि इसको मैं देख ही नहीं सकती हूं बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द चार्जशीट। मतलब पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल किया है उस चार्जशीट में ये डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। तो लॉजिकली, लीगली स्पीकिंग,
उस डॉक्यूमेंट पे जो मैसेजेस हम दे रहे हैं उस पे कोर्ट रिलाई ही नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता। तो कब देखेगा सर? पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा, लास्ट में देखेगा हाँ अब दिखा दो, और फिर बोलेगा कि हाँ जी सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। 10 साल तो बर्बाद हो गए ना। तो यदि कोई ऐसा मैकेनिज्म रहे जिसमें शुरुआती समय में जब चार्जशीट फाइल होता है तब यदि इनके एविडेंसेस को लाया जाए, वे किया जाए, देखा जाए, ऑप्शन दिया जाए इनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक जो फ्रिवलस केसेस हैं जिसमें 20-20 साल 10-10 साल चलता है मामला, जो एक्यूज हैं उनको जेल में छोड़ दिया जाता है, इन द सेंस कि उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। आपका क्या व्यू है आप नीचे जरूर कमेंट करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से केस को लड़ते हैं, उनको हमारे किताब में लॉ की जो किताब है उसमें कहा जाता है कि ही शुड बी ए न्यूट्रल पर्सन। बट मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्या कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर न्यूट्रल होता है? मेरे अपने प्रैक्टिस में दिल्ली में मैंने नहीं देखा। ये एक्यूज को जेल भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। लॉ कुछ भी हो, फैक्ट्स कुछ भी हो, अपने केस को जीतने के लिए, क्योंकि यदि नहीं जीतेंगे तो इनका पॉइंट्स कम हो जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यदि नहीं जीतेगा तो स्टेट हार जाएगी, तो इनको पॉइंट नहीं मिलेगा, तो फिर इनका प्रमोशन नहीं होगा, सो एंड सो फोर्थ। यदि ये न्यूट्रल हो जाए, मतलब जस्टिस के लिए काम करें, फेयर ट्रायल करें, एक्यूज की बात को भी वहां रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फर्क पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जरूर नीचे कमेंट करेंगे। ये दुखद है कि एक व्यक्ति, यंग पर्सन की जान चली गई फॉल्स फ्रिवलस केसेस के कारण। अब मैं इस पे ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी यहाँ पे आ जाएंगे और ये बोलना शुरू कर देंगे कि हाउ कैन यू टेल दैट दिस पर्टिकुलर केस और दीज पर्टिकुलर केसेस वेयर फॉल्स एंड फ्रिवलस। हमारे लॉ में एक और कहावत है या कंसेप्ट है, वो कहता है कि जो व्यक्ति मरने वाला है वो झूठ नहीं बोल सकता। जुरिस्प्रूडेंस है। क्यों नहीं झूठ बोल सकता? क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब वो जा ही रहा है तो किस चीज़ का गम, किस चीज़ का लोभ, किस चीज़ का मोह, कुछ नहीं है उसके पास, वो तो जा ही रहा है, तो आप झूठ बोल के क्या मिलेगा उसे? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि अ मैन नेवर वॉन्ट्स टू मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। अपने मुंह में झूठ लेकर के जिसने हमें बनाया है उसके पास हम जाएंगे, उसको क्या मुंह दिखाएंगे? तो ऐसा प्रिजम्पशन है कि वो झूठ नहीं बोलता। ये अतुल सुभाष जो ये कहता है कि उसकी वाइफ ने फॉल्स फ्रिवलस केसेस किए हैं, जिनके तमाम एविडेंसेस सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं, वो ये कहता है कि एक जज जो 5 लाख रुपए मांग रही थी केस को सेटल कराने के लिए मरते समय, तो मैं क्यों मानूं कि वो झूठ बोल रहा होगा? मेरे पास कोई वजह नहीं है, लॉ के पास कोई वजह नहीं है ये मानने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें जजेस पैसे लेते हुए पाए गए हैं या फिर मांगा है। ये कोई फर्स्ट घटना देश में नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि जजेस और बहुत है, होली का, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो अब क्या किया जाए? अभी न्यूज़ में चल रहा है, देख रहे हैं आप कि कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जजेस भी तो हम ही और आप में से आते हैं। तो ये मान लेना कि भाई वो करप्ट नहीं हो सकते, मुझे लगता है कि जाती हो जाएगी। जजेस भी करप्ट होते हैं। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूं कि जुडिशल ऑफिसर, ज़्यादातर जुडिशल ऑफिसर ईमानदार या ना भी कहें तो ये कहें कि और सारे जो डिपार्टमेंट हैं उससे बढ़िया काम करते हैं। यदि थोड़ी बहुत जो जस्टिस बची है, यदि जुडिशल ऑफिसर नहीं रहेंगे इंडिपेंडेंट, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 3 बात ही हमने आपको बताई है। पहला ये है कि यदि कोई फॉल्स एंड फ्रिवलस केस करता है तो एक्विटल होने के बाद उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए विदाउट फेल, तभी डर होगा इनके अंदर कि फॉल्स फ्रिवलस केसेस नहीं कर दें। दूसरा ये चीज़ है कि जो एक्यूज है उसको सुना जाए, लास्ट में नहीं पहले भी, ताकि जो एविडेंसेस हैं वो सामने आ जाएं पहले, और उनको जो 10 साल 15 साल तो रिगमोरल्स ऑफ ट्रायल है जो फेस करने के लिए, आई मीन ही इज फोर्स टू फेस द रिगमोरल्स ऑफ द ट्रायल फॉर ईयर्स, ये ना होना पड़े। एंड द थर्ड पॉइंट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु इज ड्यूटी बाउंड टू अपहोल्ड द जस्टिस एंड लॉ, उनको न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि मेयर एक माउथ पीस हो स्टेट का।
ये 3 चीज़ यदि सुधार किया जाएगा तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमें इसमें सफलता मिलेगी और शायद हम आगे आने वाले समय में किसी अतुल सुभाष को इस तरीके से सुसाइड करते नहीं देखेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कुछ बात आपको कहनी है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। कुछ बात आप बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमें ज़रूर मैसेज करें ताकि हम इसको हर कोर्स में इन बातों को, मुद्दों को समय समय पे उठाते रहें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और दूसरे लीगल टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।